एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एंशिएंट हिस्ट्री की जो श्रृंखला हम लोगों ने प्रारंभ की है वो अब पोस्ट गुप्ता एज तक पहुंच चुकी है। और पोस्ट गुप्ता एज में गुप्तोत्तर काल में हम लोगों ने महत्वपूर्ण राजवंशों को देखा। पहले पार्ट में हर्ष तथा उसके समकालीन राजपूत राजवंशों को हम लोगों ने उसमें बंगाल के पाल शासकों को देखा, गुर्जर प्रतिहारों को देखा, वल्लभी के मैत्रक शासकों को देखा, वाकाटक वंश का विवरण हम लोगों ने देखा और हर्ष के बारे में भी पढ़ा। अब आगे जो पार्ट 2 हमारा है इसमें गढ़वाल वंश, सेन बंगाल के सेन, शाकंभरी के चौहान, कलचूरी के चेदी, गढ़वाल वंश, इन सभी राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका हमारा क्या होगा? इन राजवंशों को हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें महत्वपूर्ण जो संस्थापक है या उनको देखते हैं और उसके बाद जो उसके महत्वपूर्ण राजा हुए या कोई इतिहास के दृष्टिकोण से कोई ऐसी घटना उनके समकालीन हुई जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और आपकी जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है, उस घटना का भी जिक्र हम लोग इसमें करते हैं जो हमने ये संग्रहण आपके लिए किया है। इससे दो बातें होती हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी वो महत्वपूर्ण रहता है और दूसरी बात यह है कि आपको एक कंसेप्ट जो इतिहास में बनना चाहिए इन टॉपिक्स को लेकर के, वो कंसेप्ट बनाने में भी उससे मदद मिलती है। तीसरी बात यह है कि अभी चैनल पर आशीष सर ने इथिक्स की क्लासेस फिर से शुरू की हैं। अभी वो एडिटोरियल डिस्कस करते थे, उन्होंने इथिक्स की क्लास को शुरू किया है। उसका आज इंट्रोडक्शन क्लास था, आप उसको देखें और एक बेहतरीन क्लास उन्होंने पढ़ाई है, लेक्चर दिया है, तो आप उसको भी फॉलो अप करें। और इन सभी चीज़ों को, जो हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो हम महत्वपूर्ण वीडियोज बना रहे हैं आपके लिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी वीडियोज आप तक पहुँचे। आप ये देखेंगे कि जो हमारा चैनल है इसमें हम महत्वपूर्ण पढ़ाई पर फोकस होकर महत्वपूर्ण फैक्ट्स हों या परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं। आप एक बार कंटेंट को हमारे देखें, आपको देखने के बाद ये महसूस होगा कि आप जब पूर्वावलोकन को या परीक्षा के पेपर्स को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो प्रश्न आपसे हूबहू पूछे गए हैं उनका संग्रहण हमने किया है आपके लिए पूरा साइंटिफिक तरीके से। इसमें ये कवरेज है, जब पेपर होगा आपका तो हम इन वीडियोज के साथ आपको डिस्कस करेंगे कि किस वीडियो से कौन सा प्रश्न आया। हम ये भी ध्यान रखते हैं कि वीडियोज बहुत बड़ी ना हो जिससे आपको पढ़ने में मतलब बोर ना हो और आप कंसेप्ट को भी पढ़ें। इसकी पीडीएफ नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। अब देखिए, समय आ चुका है कि आरओ का फॉर्म भरा जा रहा है। परीक्षा की डेट भी जहां तक यूट्यूब चैनलों से पता चल रही है कि 4 फरवरी को होनी है और होगी ही परीक्षा जनवरी या फरवरी में, या टली तो मार्च में। परीक्षा तो होना ही है जब फॉर्म भरा गया है। तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास तैयारी करने का यह अवसर आ चुका है कि आप अपनी तैयारी को पूरी मजबूती से प्रारंभ करें और पूर्ण मनोयोग से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। देखिए, ये बात कही जाती है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब आप अपने लक्ष्य की तरफ पूर्ण मनोयोग से तैयारी प्रारंभ करते हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो आपकी सफलता वहीं पर 100% निर्धारित हो जाती है और उसी के आधार पर आप फिर अपने सफलता को सुनिश्चित करते हैं। तो आप अपने मन में बिना किसी नैराश्य भाव के, कंपटीशन बहुत टफ है, मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है, प्रश्न कठिन आते हैं, इन सब किसी भी बातों से आप दूर होकर पहले जो तैयारी के लिए आपको हमने एक वीडियोज बनाई है या चैनलों पर उपलब्ध है, आप खुद भी जानते हैं कि पूर्वावलोकन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, लूसेंट, इन बुक को देख करके हिंदी की अच्छी तैयारी के साथ आप आगे बढ़ें। समय बहुत है, समय परीक्षा के लिहाज से अगर आप तैयारी करना शुरू कर दें तो आपके लिए समय बहुत कम नहीं है। आपके पास 3-4 महीने का समय है और इस 4 महीने में, 3.5 महीने में आप खूब अच्छे से प्रीलिम्स क्वालिफाई के लिए करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद मेंस के लिए भी आपको 2-3 महीने का समय मिलेगा, 3.5 महीने का। तो इस तैयारी में आपको बैक फुट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपको परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करनी है। आइए शुरू करें। हम लोग महत्वपूर्ण राजाओं को, संस्थापक को, महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करेंगे और इस पार्ट में हम लोग इस टॉपिक को खत्म करके नेक्स्ट
वीडियोज जो है वो दक्षिण भारत के राजवंश में हम लोग राष्ट्रकूट से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। गढ़वाल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात कन्नौज तथा बनारस में जिस वंश का शासन स्थापित हुआ वो गढ़वाल वंश था। संस्थापक इसका चंद्रदेव था। चंद्रदेव ने काफी, कौशल एवं इंद्रप्रस्थ को गढ़वाल वंश का अंग बना दिया। इसका उत्तराधिकारी मदनपाल था जो आयुर्वेद का अच्छा ज्ञाता था। मदनपाल का जो पुत्र था वो गोविंद चंद्र बना। गोविंद चंद्र महत्वपूर्ण शासक था। बनेर ताम्रलेख में तुरुस्क दंड कर का वर्णन मिलता है। परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि तुरुस्क दंड कर किसने लगाया, तो गोविंद चंद्र को आप लगाएंगे ट्रिक। मनेर ताम्रपत्र लेख से इसका प्रमाण प्राप्त होता है। गोविंद चंद्र ने कलचूरी सिक्कों की नकल कर बैठी हुई लक्ष्मी शैली के सोने एवं चांदी तांबे के सिक्के चलाए। यह महत्वपूर्ण है कि कलचूरी सिक्के जो थे वो बहुत फेमस थे और उनकी नकल गोविंद चंद्र ने भी किया और लक्ष्मी शैली के सिक्के चलाए। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर राजनीति शास्त्र का पंडित था और उसने कृत्य कल्पतरु की रचना की। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पुस्तक है। एंशिएंट हिस्ट्री के जो पुस्तकों की वीडियोज हमने आपसे पीछे डिस्कस की है उसमें भी हमने कृत्य कल्पतरु को आपको बताया है। पत्नी कुमार देवी बौद्ध अनुयायी थी जिसने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण कराया था। आगे इसमें राजा को आप देखेंगे जयचंद, बहुत नाम आपने सुना है। पृथ्वीराज से संघर्ष हुआ था जो शाकंभरी के चौहान थे। इनकी पुत्री संयोगिता थी। संयोगिता से पृथ्वीराज ने शादी कर ली थी और उसके कारण जयचंद जो है पृथ्वीराज से नाराज थे। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हुए। इनका दरबारी कवि श्रीहर्ष था जिसने नैफद चरित की रचना की। नैफद चरित श्रीहर्ष का है और कृत्य कल्पतरु लक्ष्मीधर का है। दोनों परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। हरिश्चंद्र जयचंद का पुत्र था, अंतिम शासक था और 1225 में इल्तुतमिश ने गढ़वाल वंश समाप्त कर दिया। आगे हम लोग देखेंगे बंगाल के सेन। संस्थापक इसके सामंत सेन थे। इनको ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया है। ये कर्नाटक के क्षत्रिय थे बंगाल के सेन। विजयसेन। विजयसेन अपने वंश का महत्वपूर्ण शासक था। विजयसेन से प्रभावित होकर श्रीहर्ष ने विजय प्रशस्ति और गोल्डोरविस प्रशस्ति की रचना की। आगे इसमें शासक हुआ बल्लाल सेन। ये 1159 में बंगाल का शासक बना। इसकी दो रचनाएं हैं, दान सागर और अद्भुत सागर। कुलीनवाद नाम से प्रसिद्ध सामाजिक आंदोलन की शुरुआत बल्लाल सेन ने की थी और निःशंक शंकर का विरुद्ध धारण किया था। तो देखिए रचनाएं इसकी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दान सागर और अद्भुत सागर बल्लाल सेन की रचना है। निःशंक शंकर की उपाधि इनकी है। उपाधियों को, प्रमुख पुस्तकों को आप याद रखेंगे और याद रखने का तरीका यही है कि बार बार रिवाइज करें। इस बार बार के रिवीजन के लिए आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करें टेलीग्राम चैनल से और अपने पास रखें और जब भी आपको समय मिले आप 15-20 मिनट में एक एक पार्ट का डिस्कशन करते, एक एक पार्ट को रिवाइज करते रहें। या अगर आपको सुविधाजनक हो तो आप वीडियोज को भी बार बार सुन सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि परीक्षा में प्रश्न करने के लिए ये आवश्यक बात है कि आप इसका रिवीजन कम से कम 1 या 2 बार जरूर करें। प्रथम बार में सुनने के बाद ही सारे प्रश्न आप करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, इसलिए आप रिवीजन जरूर करें। पूरी परीक्षा आपकी रिवीजन पर आधारित है। परीक्षा में आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप परीक्षा में उतनी मजबूती से अपने को पेश कर पाएंगे और आपसे प्रश्नों के संबंध में त्रुटियां कम होंगी। इसलिए रिवीजन महत्वपूर्ण अंग है। जो भी पढ़िए उसको रिवाइज करिए 1 बार 2 बार, जैसी आपको सुविधा हो। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब हम इस पोर्शन से आए प्रश्न को कर सकते हैं उसके सुविधा अनुसार। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अपने पूर्वजों के विपरीत ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसके ऊपर ये शैव से संबंधित थे। इसके विपरीत ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसने रचना अद्भुत सागर की। इसकी राज्यसभा में पंचरत्न थे, जयदेव, धोई, गोवर्धन, हलायुध और श्रीधर दास निवास। जयदेव की रचना थी गीत गोविंद एवं प्रसन्न राघव, धोई की पवनदूत, गोवर्धन की आर्यशब्द और हलायुध और श्रीधर दास निवास की कोई पुस्तक ऐसी नहीं जो यहाँ पर हम परीक्षा की इन्होंने पुस्तकें लिखी होंगी। परीक्षा के दृष्टिकोण से इन तीनों की रचनाएं महत्वपूर्ण है, जिसमें जयदेव की सबसे महत्वपूर्ण है गीत गोविंद और प्रसन्न राघव, परीक्षा में आई हुई है। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत का प्रवर्तन किया था। लक्ष्मण सेन ने गढ़वालों से काशी एवं प्रयाग जीत लिया था। मिनहाज के अनुसार 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन पर आक्रमण कर भागीरथी नदी के तट पर स्थित उसकी राजधानी नदिया को जीत लिया था। इस तरह से बंगाल के लक्ष्मण सेन को आपने देखा। अब नया टॉपिक जो हमारा है मालवा का परमार। मालवा के परमार का नाम लेते ही आपके सामने राजा भोज के नाम आ जाता है। भोज बहुत ही प्रतापी और साहित्य विद्वत्ता के स्तर पर भोज काफी चर्चित थे और भोज काफी अच्छे राजा हुए।
उनकी रचनाओं को आप देखेंगे, हर विषय पर उन्होंने रचना की, वो श्रृंगार पर हो, शिल्प पर हो, अलंकारों पर हो, और उन्होंने उसी तरफ से कवियों और साहित्य को प्रश्रय दिया था। संस्थापक उपेंद्र राज परमाणु की स्वतंत्रता के जन्मदाता हर्ष एक द्वितीय था। उपेंद्र के दरबार में सीता नामक कवित्री रहती थी, जिसने उसकी प्रशंसा में अनेक गीत लिखे। वाकपत मुंज के बारे में देखिए, ये चालुक्य राजा तैलब द्वितीय को 6 बार पराजित किया था, और जब अंतिम 7वें बार युद्ध में तैलब द्वितीय ने इसको कारागार में ही मार डाला था। तो वाकपत मुंज, इसकी उपाधियां श्रीवल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष। गुजरात में मुंजपुर नगर और धारा में मुंज सागर तालाब का निर्माण इसने कराया था। मुंजपुर नगर और मुंज सागर तालाब, मुंज कहीं भी आए तो वाकपत मुंज की टाइटल है, मुंज लगाइएगा। मुंज प्रति देश व्यवस्था नामक भूगोल ग्रंथ लिखा, महत्वपूर्ण बात है, लेकिन एक खास बात है कि मुंज इनकी टाइटल में हर जगह लगा हुआ है। मुंज ने कल्याणी के चालुक्य के साथ तैलब द्वितीय को 6 बार पराजित किया था। मुंज के दरबार में पद्मगुप्त, काव्य निर्णय व 10 रूपावला के लेखक धनिक, 10 रूपक के लेखक धनंजय, तिलक मंजरी के लेखक धनपाल तथा हलायुध निवास करते थे। महत्वपूर्ण लाइन है, याद करने में थोड़ी सी जटिलता है, लेकिन आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद रहेगा। पद्मगुप्त, काव्य निर्णय व 10 रूपावला के लेखक धनिक, 10 रूपक के लेखक धनंजय, तिलक मंजरी के लेखक धनपाल और हलायुध निवास करते थे। आइए अपने महत्वपूर्ण राजा को देखें। भोज 1010 से 1050 ईस्वी का शासनकाल था इनका। महत्वपूर्ण शासक। भोज की प्रसिद्धि का कारण उसकी विद्वत्ता थी। विद्या एवं कला के संरक्षक के रूप में धारा को राजधानी बनाया और सरस्वती कंठाभरण या भोजशाला का निर्माण कराया था। सरस्वती मंदिर सरस्वती कंठाभरण कहा गया है। भोज ने शारदा सदन का निर्माण कराया था। इसकी दीवारों पर अर्जुन वर्मा ने परिजात मंजरी नाटक खुदवाया था। जो शारदा सदन इसने बनवाया था उस पर परिजात मंजरी नाटक खुदा हुआ था, जो अर्जुन वर्मा का लिखा हुआ है, और भोजशाला के शिलाखंडों पर परिजात मंजरी नाटक का अंकन मिलता है। भोज की रचनाएं आप देखेंगे, समरांगण सूत्रधार शिल्प पर, श्रृंगार प्रकाश अलंकार शास्त्र पर, श्रृंगार मंजरी काव्य नाटक, आयुर्वेद सर्वस्व आयुर्वेद पर, तत्व प्रकाश शैव ग्रंथ पर, शब्दानुशासन शब्दकोश पर, सरस्वती कंठाभरण और कुर्म शतक हैं, चंपू रामायण, नाम मालिका, इतनी किताबें लिखी। अगर कोई राजा अपने समय में 40 वर्षों के शासनकाल में इतनी पुस्तकें लिखता है, हर विषय पर उसने लिखा, शिल्प हो, अलंकार हो, काव्य हो, आयुर्वेद हो, शैव हो, शब्दकोशों पर, तो ये बताता है, उसकी विद्वत्ता का परिचायक है कि वो कितना बड़ा विद्वान शासक था। भोज के बाद जय सिंह के बाद उदयादित्य हुआ, जो भोज का भतीजा था। उदयादित्य ने भिलसा के पास उदयपुर नगर बसाया था और उसने वहां पर 2 मंदिर, भोजपुर मंदिर और नीलकंठेश्वर मंदिर बनवाया था। उदयादित्य ने, जो भोज का भतीजा बाद में हुआ था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा जीतकर मुस्लिम सत्ता स्थापित की। अब जो नया हमारा शासन है, चंदेल जेजाक भुक्ति। चंदेल वंश का नाम सुनते ही आपको खजुराहो की बात याद आ जाती है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर थे, पूर्वी ग्रुप के मंदिर, ग्रुप में वो बटा था, पूर्वी समूह के मंदिर, पश्चिमी समूह के मंदिर। तो चंदेल आल्हाउदल का आपको नाम याद है, बुंदेलखंड का रीजन था ये इसके संस्थापक नन्नूक 831 ईस्वी में हर्ष के समय चंदेल प्रतिहारों के सामंती दायित्व से मुक्त हुए थे। नन्नूक के पश्चात हर्ष 915 से 930 ईस्वी शासक बना। हर्ष ने चौहानों तथा कलचूरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। महाराजा धीराज धंग बने 950 से 1002 ईस्वी तक। यशोवर्मन का पुत्र था। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। धंग ने प्रारंभ में कलिंजर को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद धंग ने खजुराहो को चंदेलों की राजधानी बनाया। फरिश्ता के अनुसार धंग ने शाही शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सैनिक सहायता भेजी थी। उस समय जब भारत पर पश्चिमी सीमा से विदेशी शासक आते थे लड़ने, तो वहां पर सेनाओं का संग्रहण करके हर राजा सेना भेजता था। तो उसी का विवरण यहाँ फरिश्ता कर रहा है कि धंग ने शाही शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सैनिक सहायता भेजी थी, अपनी सैनिक सहायता दी थी कि पश्चिमी आक्रमण को सुबुक्तगीन के रोका जा सके। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माता धंग था। इसमें जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर प्रमुख हैं। धंग के पश्चात उसका पुत्र गंड शासक बना और उसके उपरांत उसका पुत्र विद्याधर शासक बना, यानी धंग का पौत्र विद्याधर शासक बना 1019 से 1029 ईस्वी तक। चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। विद्याधर ने प्रतिहार शासक राज्यपाल के ऊपर आक्रमण कर उसे मार डाला। विद्याधर एकमात्र भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक विरोध किया। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है आपसे कि महमूद गजनवी का आक्रमण जब हुआ तो उसका सफलतापूर्वक विरोध करने वाला शासक कौन था, तो वो विद्याधर था। विद्याधर के पश्चात विजयपाल, देववर्मन, कीर्तिवर्मन एवं मदन वर्मा क्रमशः शासक हुए।
और कीर्तिवर्मन के दरबार में प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मिश्र निवास करते थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मित्र निवास करते थे। आगे आप देखेंगे परमर्दी देव का चंदेल वंश का अंतिम महान शासक था। चंदेल सेना के दो वीर सेना नायक आला एवं उदल इसी समय हुए। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमर्दी देव को पराजित कर कलिंजर दुर्ग जीत लिया और अंततः 1305 ईस्वी में चंदेल राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। आगे देखेंगे हम लोग चालुक्य सोलंकी वंश का था। संस्थापक मूलराज प्रथम 941 से 955 ईस्वी। मूलराज के बाद आप देखेंगे चामुंडराज, दुर्लभराज और भीमदेव प्रथम। ये राजाओं का क्रम है। राजाओं के क्रम से भी संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। मूलराज का क्रम था चामुंडराज, दुर्लभराज और भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम को हम देखेंगे दुर्लभराज का उत्तराधिकारी और उसका भतीजा भीमदेव प्रथम हुआ। भीम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण वास्तुपाल एवं तेजपाल से कराया था। प्रसिद्ध मंदिर है। पूछा गया परीक्षा में है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, आबू पर्वत पर। किसने इसका निर्माण कराया? भीम के सामंत विमल ने। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप पूर्वावलोकन से रिवाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखेंगे, ये प्रश्न जो आपको लाइन में बुलेट के रूप में दर्शाए गए हैं, ये प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। इनको आपको इस तरह से संग्रहित किया गया है कि आपको इतिहास की एक बेसिक समझ बन सके, आप इतिहास के फैक्ट्स को एक सीक्वेंस में रख सकें। फैक्ट्स को लगातार याद कर पाना कठिन होता है। जब तक आप उसको लिंक करके, कनेक्शन बना करके रिवाइज बार बार नहीं करेंगे तो इन फैक्ट्स आपको भूलते हैं। जब पढ़ेंगे आपको तो याद रहेगा, बाद में इन फैक्ट्स से आपसे गलती होगी और प्रश्न गलत होंगे। परीक्षा में ये जो पोर्शन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ पोस्ट गुप्ता एज, इससे प्रश्न बहुत आते हैं क्योंकि इसमें प्रश्न संस्थापकों से, किसी कथन से, जो मंदिर बने उससे, एक लंबा इतिहास है 800 से 1200 400 वर्षों का, तो प्रश्न तो आना स्वाभाविक सी बात है। भीम प्रथम के ही काल में 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। भीम ने भागकर कंथा दुर्ग में शरण ली और कुछ समय पश्चात भीम ने सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया। भीम के पश्चात क्रमशः कर्ण एवं जय सिंह शासक हुए। जय सिंह को आप देखेंगे, जय सिंह का शासनकाल 1094 से 1143 ईस्वी का है। जय सिंह सिद्धराज प्रसिद्ध राजा हुए। कर्ण के बाद उसकी पत्नी मयल देवी से उत्पन्न पुत्र थे। ये कर्ण के बाद जो भीम के पश्चात कर्ण हुए और जय सिंह शासक हुए, तो कर्ण की जो पत्नी थी मयल देवी से ये उत्पन्न पुत्र थे। धर्मनिष्ठ शैव था, शैव धर्म के अनुयायी थे। इसने अपनी मां के कहने पर सोमनाथ के लिए यात्रा कर समाप्त कर दिया था। धर्म सहिष्णु शासक था। खंभात में मस्जिद निर्माण के लिए 1 लाख बलोतरा सिक्कों का दान दिया था। जय सिंह के दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र और वैरोचन पराजय के लेखक श्रीपाल रहते थे। जय सिंह का जो दरबार था उसमें प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र और वैरोचन पराजय के लेखक श्रीपाल रहते थे। कुमारपाल को देखेंगे, 1143 से 1172 ईस्वी का शासनकाल है। कुमारपाल ने अहिंसा का प्रचार किया, राज्य में पशुवध निषेध सिद्धांत लागू किया था, अपने राज्य में दूध क्रीड़ा, शराब बिक्री एवं वेश्यावृत्ति पर रोक लगाई थी। कुमारपाल के भतीजे अजयपाल ने विष देकर उसकी हत्या कर दी और फिर भीम द्वितीय राजा बने। यह चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। भीम द्वितीय ने 1178 में मोइजुद्दीन गोरी को कासहद मैदान में हराकर उसे भारत में पहली शिकस्त दी थी। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भीम द्वितीय के संदर्भ में कि चालुक्य इसने मोइजुद्दीन गोरी को किसने सर्वप्रथम शिकस्त दी थी 1178 में, तो कासहद के मैदान में भीम द्वितीय ने दी थी। नोट यहाँ देखिए कि जैन आचार्य मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ से गुजरात की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है और सोलंकी कला के अंतर्गत जो चालुक्यों की थी मोढेरा का सूर्य मंदिर और दिलवाड़ा के जैन मंदिर प्रमुख हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है त्रिपुरी के कलचुरी के चेदी। हम थोड़ा स्पीड से इस वीडियोज को कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं और आपके लिए थोड़ा सा ये बोरिंग हो सकता है, लेकिन आपको इसको बार बार रिवाइज करना है जिससे आप परीक्षा में इस पोर्शन से आए प्रश्नों को सही तरीके से कर सकें। संस्थापक इसका कोक्कल प्रथम। कोक्कल का चंदेलों तथा राष्ट्रकूटों से वैवाहिक संबंध था। कोक्कल प्रथम ने अपना विवाह क्या किया था? चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी से किया और अपनी बेटी का विवाह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से किया था। तो दो चीजें हैं, चंदेल से इसने अपनी चंदेल राजकुमारी से नट्टा देवी से स्वयं शादी की थी और अपनी बेटी का विवाह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से किया। युवराज प्रथम राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आ गए थे। इसके समय में राजशेखर ने काव्य मीमांसा एवं विद्धशाल भंजिका की रचना यहीं रहकर की थी।
महत्वपूर्ण रचना है दोनों, काव्य मीमांसा और विद्यासाल भंजिका। युवराज ने चालुक्य राजकुमारी नोहला देवी से विवाह किया। देखिए इसने भी क्या किया कि चालुक्य राजकुमारी नोहला देवी से विवाह किया था और अपनी पुत्री कंदका देवी का विवाह ये अमोघ वर्ष तृतीय से किया। नोहला देवी से स्वयं किया और राष्ट्रकूट शासक से अपनी पुत्री का किया। ये दोनों चीजें राजशेखर की काव्य मीमांसा और विद्यासाल भंजिका ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसको याद रखिए। युवराज के पश्चात लक्ष्मण राज, शंकरगढ़ तृतीय, युवराज द्वितीय तथा कोक्कल द्वितीय कलचुरी शासक हुए। गांगेय विक्रमादित्य 1019 से 1041 ईस्वी प्रतापी राजा हुआ। कुक्कल द्वितीय का पुत्र था, पहला राजपूत शासक था जिसने स्वर्ण सिक्का चलाया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वटवृक्ष के नीचे अपना प्राण इसने त्याग दिया था। आगे इसमें लक्ष्मीकरण हुआ, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। बनारस में शिव का कर्णमेरु मंदिर बनवाया। सारनाथ में बौद्ध भिक्षुओं को सुविधाएं प्रदान की। इस वंश का अंतिम शासक विजय सिंह था। लक्ष्मीकरण ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो आपको याद रखना है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि लक्ष्मीकरण। प्रतापी राजा था ये। गांगेय विक्रमादित्य को देखा, पहले इन्होंने सोने का सिक्का चलाया था। कलचुरी के चेदी थे, इनके सिक्कों को इतना ज्यादा प्रचलन था कि इनके सिक्के बाद में प्रारंभ में राजाओं ने नकल करके भी बाद में बहुत से राजाओं ने चलाए। अब हम लोग देखेंगे शाकंभरी के चौहान, संस्थापक वसुदेव। महत्वपूर्ण राजा इसके देखेंगे विग्रहराज चतुर्थ, चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। हरिकेल नाटक की रचना की जिसका अंकन 2.5 दिन के झोपड़े पर मिलता है। परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपसे पूछा जाएगा कि पूछा गया था कि 2.5 दिन के झोपड़े पर जो हरिकेल नाटक, कौन सा नाटक अंकित है, तो हरिकेल नाटक, और वो विग्रहराज चतुर्थ का लिखा हुआ है। अजमेर में सरस्वती मंदिर विद्यालय का निर्माण करवाया था। ललित विग्रहराज के लेखक सोमदेव उसके दरबारी कवि थे। ये महत्वपूर्ण बात है कि सोमदेव किसके दरबारी कवि थे, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जब बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीजें कंठस्थ रहेंगी। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। सोमेश्वर और कर्पूर देवी के पुत्र को पृथ्वीराज तृतीय, इसी को राय पिथौरा की उपाधि थी, राय पिथौरा कहा गया। इसने चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित कर उसकी राजधानी महोबा पर अधिकार कर लिया था 1182 में। 2 युद्ध हुए मोहम्मद गोरी के साथ इसके, 1191 और 92। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में ये मोहम्मद गोरी पराजित किया था इसने, और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हो गया। और ये युद्ध बड़ा लैंडमार्क है, इतिहास में इसकी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारिकों को देखेंगे आप, जयानक भट्ट, पृथ्वी भट्ट, विश्वरूप, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन और चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई तो बहुत फेमस हैं जिनको सभी लोग जानते हैं, लेकिन के अलावा ये भी इस पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। जयानक भट्ट, पृथ्वी भट्ट, विश्वरूप, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन और चंद्रबरदाई। इस तरह से जो हर्ष और उसके समकालीन राजपूत कालीन राज्य थे उनको हमने इस वीडियोज में कंप्लीट किया है। वीडियोज में हमने थोड़ा आपको स्पीड से कवर किया है। बहुत से राजवंश थे, महत्वपूर्ण राजाओं को, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को संग्रहित करके ये वीडियोज आपको उपलब्ध कराई गई। अब जो है दक्षिण भारत के राजवंश शुरू किया जाएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें हम लोग राष्ट्रकूटों को, पल्लव, चोल, इनका इतिहास पढ़ेंगे और उनसे भी प्रश्न बहुत आते हैं। ये इतिहास का एक लंबा क्रम है। इसके बाद तब हम लोग दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोग वहां पर जो क्षत्रिय उदय हुए, बहमनी राज्य हो, विजयनगर राज्य, इनको पढ़ने के बाद गुप्त काल शुरू करें, मुगल काल शुरू करेंगे। और मुगल काल एक बड़ा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद हमारा मराठा होगा और उसके बाद हम आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे और आधुनिक भारत का वीडियोज आपको उपलब्ध कराएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये सब कुछ तेजी से किया जाएगा जिससे आप आरोप परीक्षा के पहले आपके पास सारे मटेरियल उपलब्ध हों। हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचे, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सिर्फ अगले वीडियोज में।